हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ध्रुतर्स एकेडमी। करंट अफेयर कवर करते हैं। डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड एक करंट अफेयर है जिसमें नरेश मल्होत्रा जो हैं उनकी क्या है 22.9 करोड़ के साथ का उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो डिजिटल अरेस्ट के थ्रू हुआ है। और वो क्या है भाई, रिटायर्ड बैंकर रह चुके हैं। यहाँ जो आर्टिकल दिया गया उसमें क्या है, ओम्बड्समैन इन न्यू दिल्ली आस्क्ड दीज बैंक टू कलेक्टिवली पे 1.31 करोड़ टू द विक्टिम। उन्होंने कहा है कि इतना जो लॉस हुआ है उसमें से ये अमाउंट क्या किया जाए, पे किया जाए। ये किसने कहा है? आरबीआई ओम्बड्समैन जो हैं उन्होंने। ठीक है, कवर करते हैं इस टॉपिक को कि इसके रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, क्या होता है आरबीआई ओम्बड्समैन। ठीक है, तो क्या है कि भाई नरेश मल्होत्रा वॉज डिफ्रॉडेड ऑफ 22.92 करोड़ रुपीज़। ठीक है, बिटवीन अगस्त एंड सितंबर 2025। दिस इज साइटेड दैट दिल्लीज लार्जेस्ट डिजिटल अरेस्ट केस। ये क्या है, दिल्ली का लार्जेस्ट डिजिटल अरेस्ट केस है कि एक इंसान के साथ इतना बड़ा क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। बात करते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन ऑर्डर्ड 5 बेनिफिशरीज बैंक, 5 बेनिफिशरीज जो बैंक है मतलब जिनमें उनका खाता रहा है उनका, वेयर द स्टोलन मनी लैंडेड, जहाँ उनकी जो मनी चुराई हुई है वो जहाँ जिस अकाउंट में गई है उस अकाउंट को क्या करें, ट्रैक करें और पे ए कम्बाइंड ऑफ 1.31 करोड़ रुपीज़ टू द विक्टिम। वो कह रहे हैं कि इतना अमाउंट क्या किया जाए, विक्टिम को पे किया जाए। पर विक्टिम जो नरेश मल्होत्रा जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पूरा 22.92 करोड़ का ही क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए। बैंक लैब्स की बात करें, इसमें हुआ क्या है, आरबीआई फाउंडेड सर्विस डेफिशिएंसीज इन हाउ दोज बैंक्स मॉनिटर्ड म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जिनमें जो अकाउंट क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं उनमें, या फिर वो अकाउंट जिनमें वो पैसा गया है, मनी क्या हुई है, लैंड हुई है, उसको यूज़ किया जाता है डेड अकाउंट्स को, जिससे क्या होता है वो फ्रॉड की जो मनी है वो वहाँ उसमें अकाउंट में लैंडेड होती है। ठीक है, एंड कंपाइल्ड विद केवाईसी, नो योर कस्टमर एंड एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो गाइडलाइंस हैं उसमें डेफिशिएंसीज कैसे पाई गई है। भाई बैंक को, इतना बड़ा बैंक के सामने ये करप्शन हो कैसे रहा है, बैंक इन चीज़ों को कैसे फोकस नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं पेनल्टीज़ की, तो एक्सिस, सिटी यूनियन, आईसीआईसीआई एंड इंडस इंड बैंक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर टू पे 5% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू दैम। ठीक है, क्या कर रहे हो, 5% अमाउंट जो है वो उनको ट्रांसफ़र किया, उसको क्या किया जाए, पे किया जाए। ठीक है, येस बैंक ऑर्डर टू पे कितना, 7.5% ड्यू टू कंडीशनल लैप्स इन मॉनिटरिंग डॉर्मेंट एंड म्यूल अकाउंट। ये डॉर्मेंट और म्यूल अकाउंट जो हैं उनकी ऑपरेटिंग कैसे हुई है उसके बिहाव पर क्या आप 7.5% का क्या किया जाए, पे किया जाए। द स्केल ऑफ फ्रॉड, द मनी वॉज स्प्लिंटर्ड थ्रो 4,236 ट्रांजेक्शन। ये कितने ट्रांजेक्शन्स में हुआ है, 4,236 ट्रांजेक्शन अक्रॉस 7 लेयर्स। ये 7 लेयर्स में क्या हुआ है भाई, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। पुलिस आइडेंटिफाइड 811 म्यूल अकाउंट्स। मैं बता चुका हूँ म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया, स्प्लिट अक्रॉस 47 डिफरेंट बैंक्स। 47 जो बैंक हैं अलग अलग, उनमें 811 क्या म्यूल अकाउंट्स पाए गए हैं या फिर डोरमेंट अकाउंट पाए गए हैं। फिर बात करें विक्टिम के स्टैंड की, तो मल्होत्रा जी का क्या कहना है भाई, अपीलिंग फॉर फुल रिस्टिट्यूशन। मतलब वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो पूरा 21 करोड़ ही क्या है चाहिए, मतलब जो अभी बचा हुआ 21 करोड़ है वो भी मुझे चाहिए। आर्ग्यूइंग दैट द बैंक्स फेलियर टू फॉलो आरबीआईज गाइडलाइंस। बैंक क्या फेल किया, बैंक फेल टू फॉलो द आरबीआईज गाइडलाइन। ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको बैंक क्या है, फॉलो नहीं किया। इसी वजह से क्या हुआ, ये अनेबल द फ्रॉड, ये फ्रॉड क्या हुआ है, टुक प्लेस। क्लियर है। लॉज की बात करें डिजिटल अरेस्ट के बारे में, तो देर इज़ नो एक्चुअल लीगल प्रोविजन फॉर ए डिजिटल अरेस्ट। ऐसी कोई टर्म नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ ए प्योरली फ्रॉडलेंट टैक्टिक। ये क्या है, पूरी तरह से फ्रॉड टैक्टिक है। हाउएवर द क्राइम्स आर प्रोसिक्यूटेड अंडर BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता के रूल्स के क्या है भाई, खिलाफ है। कौन सा है, कौन कौन से रूल्स हैं देखिए। BNS के सेक्शन 204 है, 308 है, 318 है और सेक्शन 111 है। आईटी का जो सेक्शन है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसका सेक्शन 66D क्या कहता है भाई, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, स्पूफ्ड कॉल और वीडियो। इनके थ्रू जो भी फ्रॉड हुआ है वो क्या होगा भाई, पनिशमेंट उसके लिए पनिशेबल है वो। ठीक है, BNS के बारे में बात करें तो क्या कहता है, क्लैरिफाई दैट नो अरेस्ट कैन बी कंडक्टेड विया वीडियो कॉल। कोई भी अरेस्ट वीडियो कॉल के थ्रू कंडक्ट नहीं हो सकता। देयर इज नो टर्म डिजिटल अरेस्ट और वीडियो अरेस्ट। ओके, लीगल अरेस्ट रिक्वायर्ड फिजिकल प्रेजेंस एंड ए वारंट आइडेंटिफिकेशन। आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी ज़रूरी है कि भाई क्या FIR है, ठीक है, आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है भाई आप तक डिलीवर की जानी चाहिए। ठीक है,
आगे बात करते हैं अवेयरनेस और रेगुलेटरी जो इनिशिएटिव है उनके बारे में। द इंडियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैव इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू कॉम्बैट दीज स्कैम्स इन 2026। उन्होंने क्या किया है भाई, एक स्टेप आगे बढ़ाया है इन चीज़ों को रोकने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कहा भाई, द हाई लेवल कमेटी फॉर्म्ड इन जनवरी 2026 डिसमेंटल सिस्टमेटिक गैप्स इन बैंकिंग एंड टेलीकॉम। उन्होंने कहा है मोबाइल फ़ोन्स यानी टेलीकॉम्स और जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो सिस्टमेटिक गैप है उसको क्या किया जाए, फुलफ़िल किया जाए। मतलब आपका अकाउंट जिस नंबर से लिंक है और जिस बैंक में अकाउंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ कोई सिस्टमेटिक गैप नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप के क्रैकडाउन के बारे में भी कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है वो डायरेक्टेड व्हाट्सएप टू ब्लॉक IMEIs डिवाइस आइडेंटिटी ऑफेंडर्स। जो ऑफेंडर है उसकी डिवाइस आइडेंटिटी को क्या करे, ब्लॉक किया जाए। नॉट जस्ट सिम नंबर्स, वो सिर्फ सिम नंबर्स तक ही क्या नहीं हो, लिमिटेड नहीं हो। मतलब वो जो ऑफेंडर है उसकी क्या की जाए भाई, उस डिवाइस की IMEI को भी ब्लॉक किया जाए। एंड यूज़ AI टू डिटेक्ट इम्पर्सोनेशन, और क्या AI का यूज़ भी लिया जाए। फिर बात करते हैं नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की। सिटीजन्स आर दैट रिपोर्ट्स इंसिडेंट्स इमीडिएटली एट सस्पिशियस लिंक रिमूव्ड। क्या वो जो लिंक है जो सस्पिशियस है उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। और जो है 1930 मतलब 1930 नंबर पे आपको क्या किया जाना चाहिए, कॉल किया जाना चाहिए अगर आपके पास हैंड टू हैंड फ्रॉड होता है। अगर आप फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। और दूसरा, सस्पिशियस लिंक जो है उनको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, वो यूज़ नहीं करनी है। आरबीआई के इनिशिएटिव की बात करते हैं। हम सुन रहे थे आरबीआई ऑम्बुड्समैन जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में रहा है तो हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या है भाई, प्रोवाइडेड ए सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द कस्टमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स। कस्टमर क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसके खिलाफ, बैंक, ठीक है, उसके खिलाफ फॉर सर्विस डेफिशिएंसीज। कि भाई बैंक की सर्विस डेफिशिएंसी मतलब आपके नंबर को कोई स्पूफ करके आपके नाम से कोई पैसा आपके अकाउंट से निकाल ले, तो उसमें क्या है भाई, बैंक की क्या है, डेफिशिएंसी है, एज सीन इन मल्होत्राज केस। क्लियर है। म्यूल अकाउंट पर मॉनिटर किया जाए भाई। आरबीआई हैज इश्यूड स्ट्रिक्टर सर्कुलर्स बैंक टू यूज़ AI एंड ML टू फ्लैग लेयरिंग रैपिड ट्रांसफ़र बिटवीन मल्टीपल अकाउंट्स। मतलब एक का अकाउंट है उससे पैसा B में गया, B से C में गया, तो इस चेन को क्या किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए। इसी की वजह से हम अब देख पा रहे हैं ना कि भाई काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, फ्रीज़ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न भी क्या है कि कहीं ना कहीं से वो पैसे की जो सर्कुलेशन की चेन है वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है। क्लियर है। चलिए, आरबीआई ऑम्बुड्समैन के बारे में बात करें तो कौन सा एक्ट है भाई, हम ये भी जान लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026 में चालू हुई और इफेक्ट में कब आई है, 1 जुलाई 2026 को। ठीक है, किस चीज़ के लिए अथॉरिटी क्रिएट टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स बिटवीन कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका बैंक और बैंक के जो कंज्यूमर हैं उनके बीच में कोई अगर इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आरबीआई ऑम्बुड्समैन लाया गया है। फ्रेमवर्क हैज़ बीन फर्दर रिफाइंड अंडर आरबीआई बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। इसको क्या किया, रिफाइन किया गया है, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल गई, तो क्या किया, उसमें डिजिटलाइजेशन को भी इन्वॉल्व किया गया है। क्लियर है ना। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन किस तरह काम करता है भाई, ये भी देख लेते हैं। स्कीम कंटिन्यूज टू इंटीग्रेटेड अप्रोच। कैसे, एक कस्टमर कैन फाइल वन कंप्लेंट फॉर एनी ग्रीवेंस अक्रॉस बैंक, NBFC, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। मतलब उसके दायरे में, ऑम्बुड्समैन के दायरे में नॉट ओनली द बैंक्स, NBFCs भी हैं, पेमेंट सिस्टम्स भी हैं, ये सारे क्या हैं, ऑम्बुड्समैन की किस में आते हैं, ज्यूरिसडिक्शन में आ जाते हैं। क्लियर है ना। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इट कवर्स ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट्स ओवर 50 करोड़। वो कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके डिपॉजिट कितने 50 करोड़ से ज़्यादा है। लार्ज NBFCs की भी बात करें जिनकी एसेट कितनी है, 100 करोड़ से ऊपर की है। एंड डिजिटल पे वॉलेट जैसे UPI, PPI, ये भी क्या है भाई, इसके किस में आते हैं, दायरे में आते हैं। ठीक है, जुडिशल जो है, उस जुडिशल जो पावर है उसके किस में आते हैं, उसके दायरे में आ जाते हैं। क्लियर है। और आपको इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लेंट क्या है, बिल्कुल फ्री है, फ्री। ओके। कंपनसेशन पावर की बात करें तो ऑम्बुड्समैन हैज़ द अथॉरिटी टू अवार्ड फाइनेंशियल रिलीफ टू द विक्टिम। जैसे कि नरेश मेहलत्रा जी ने जो केस फाइल किया है उसमें उनको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। क्लियर है। नो डिस्प्यूट लिमिट, डिस्प्यूट की कोई लिमिट नहीं है। नो सीलिंग ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ डिस्प्यूट दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ऑम्बुड्समैन। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने अमाउंट तक, या फिर इस तरह की कोई लिमिटेशन है। ठीक है।
फिर कॉन्सिडेंशियल लॉस की बात करें तो ओम्बड्समैन कैन अवॉर्डेड अप टू 30 लाख फॉर डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द कस्टमर। वो क्या कर सकते हैं, 30 लाख तक का भी खुद क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या दे सकते हैं भाई, बेनिफिट या अवार्ड दे सकते हैं, ठीक है, वो कस्टमर को जो फाइनेंशियल लॉस से क्या हो रहा है, सफ़र हो रहा है इस चीज़ से। फिर इससे क्या होता है, मेंटल एंग्विश भी होती है। कैसे, एन एडिशनल कंपनसेशन फॉर 3 लाख, 3 लाख इसके किसके लिए, कस्टमर के लिए, किस चीज़ के लिए कि वो मेंटली जितना परेशान हुआ है इस चीज़ के। तो अप टू 3 लाख कैन बी अवॉर्डेड फॉर द हैरेसमेंट, मेंटल एनगोनी एंड लॉस ऑफ द कंप्लेंट्स टाइम। अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है और कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलता है तो उसके लिए भी उसको क्या दिया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा। फिलिंग प्रोसेस की बात करें तो 30 डे रूल है। यू कैन नॉट गो टू द ओम्बड्समैन डायरेक्टली, आप डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आप पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे, बैंक को। यू मस्ट फर्स्ट फाइल कंप्लेंट विद योर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप पहले बैंक के पास करेंगे। अगर आपका बैंक 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देता है या फिर आप उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप कहाँ अप्रोच करेंगे भाई, ओम्बड्समैन। मतलब ये एक कस्टमर है, ये पहले कहाँ जाएगा, बैंक जाएगा, बैंक को अपनी इन्फॉर्मेशन देगा और अगर 30 दिन के अंदर बैंक अगर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है तो फिर ये कहाँ आगे अप्रोच करेगा भाई, ओम्बड्समैन के पास क्या करेगा, अप्रोच करेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ ये सेटिस्फाई नहीं है तो फिर सेंट्रलाइज सिस्टम में कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन या CMS पोर्टल, ठीक है, ये कौन सा, cms.rbi.org.in पे, और सेंड फिजिकली सेंट्रलाइज रिसिप्ट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC इन चंडीगढ़। आप यहाँ क्या भेज सकते हैं भाई, फिजिकली भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। बात करते हैं तो ये किस तरह का बिहेवियर है भाई, ओम्बड्समैन का नेचर क्या है इसका, क्वासी जुडिशियल है, नॉन एडवर्सियल है। कैसे कि द प्रोसेस फोकस ऑन कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन फर्स्ट, मतलब आपके बैंक और कंज्यूमर के बीच क्या करें, मीडिएशन करवाए कि भाई आप इतना अमाउंट इनको दीजिए। इफ़ ए म्यूचुअल सेटलमेंट इजंट रीच्ड, अगर बैंक और आपके बीच में सेटलमेंट नहीं पहुंचता है तो ओम्बड्समैन पासेज एन अवार्ड, ओम्बड्समैन क्या करेगा भाई, एक अवार्ड पास करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लेते हैं एक पर्सन है ए, ठीक है, इसका अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ है तो ये बैंक को अप्रोच करेगा और बैंक और इसके बीच में क्या होगा भाई, देयर इज़ ए सेटलमेंट टुक प्लेस। अगर ये सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर जो RBI ओम्बड्समैन है वो क्या करेगा भाई, एक अवार्ड पास करेगा। बात हुई थी ना हमारी ऊपर कि 30 डेज़ के बीच में आपको फाइल करना, और दूसरा 3 लाख आपके मेंटल एंग्विश जो हुए हैं आप उसके लिए, और 30 लाख किसके लिए भाई, आपके फ्रॉड के वजह से जो आपको नुकसान हुआ है उसके लिए अवार्ड किया जाएगा। राइट टू अपील कैसे है भाई, इफ़ ए अनहैप्पी, अगर आप खुश नहीं है किसकी वजह से, विद द ओम्बड्समैन डिसीजन यू कैन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI विद इन 30 डेज़। अब मतलब क्या देखने को मिल रहा है भाई, देखिए 30 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म करो, और बैंक अगर आपका रिजॉल्व नहीं करता है तो ओम्बड्समैन को करो, और आप ओम्बड्समैन की जो डिसीजन है और जो रिलीफ है उससे भी अगर क्या है सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI 30 दिन के बाद। 30 दिन का क्या है भाई, इसमें लिमिटेशंस हैं। फिर लिमिटेशन की बात करें तो मेंटेनेबिलिटी, कैसे, ओम्बड्समैन विल नॉट एंटरटेन केसेस दैट आर ऑलरेडी पेंडिंग, मतलब आप किसी ट्रिब्यूनल या फिर कंज्यूमर फोरम या फिर किसी कोर्ट के आगे पहले ही केस फाइल कर चुके हो अपने पैसे के बारे में, तो फिर आप क्या ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते। ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू एंटरटेन योर केस। कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर फोरम, मतलब आप इन तीनों में से किसी के पास पहले ही पेंडिंग है आपका केस तो आप वहाँ नहीं जा सकते, किसके पास, ओम्बड्समैन के पास। फिर बात करते हैं सर्विस डेफिशिएंसी ओनली, द कंप्लेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी इन सर्विस मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, बैंक उस ट्रांजेक्शन को क्या नहीं कर पाया है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, तो फिर क्या वो RBI की गाइडलाइंस के क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और डिले इन पेंशन ATM रिवर्सल, इसमें क्या होगा भाई, बैंक पे पेनाल्टीज़ काउंट होंगी, और इसको क्या कहते हैं हम, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। क्लियर है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल कवर किया है, इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।